हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 11th का चैप्टर 2 करवाया था और ये लेटेस्ट वीडियो मैं बना रही हूँ क्लास 12th के लिए, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम NCERT बुक। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल को ट्राई फॉर बेसिक्स, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपको रेगुलरली पोस्ट करती रहूँ। सो लेट्स बिगिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. इसमें बताया गया है कि जो भी फ्लावर्स में इतने कलर्स हैं, इतने परफ्यूम्स हैं, सेंट्स हैं, वो इसीलिए डाले गए हैं नेचर ने ताकि उनकी रिप्रोडक्शन सेक्शुअली हो सके। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू यूज़ फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर्स सिर्फ हमारी ही सेल्फिशनेस के लिए नहीं है कि हमें अगर किसी चीज़ को सजाना हो तभी फ्लावर यूज़ होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज़ होती है, आपको याद करना होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ऑल फ्लावरिंग प्लांट और जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, और फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन जब प्रेजेंट होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और a look at diversity of structure of the inflorescence, flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds. इसमें बताया गया है कि जब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है तो उनका फाइनल रिजल्ट होता है फ्रूट्स। फ्रूट्स होता है और फ्रूट्स के अंदर बनते हैं सीड्स। तो जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं और उनमें जो सीड्स होते हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट की मॉर्फोलॉजी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, कि वो एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया है एंजियोस्पर्म्स, तो आपको याद रखना है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर होता है। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमोमेरियल। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। ये आपको समझ आ गया होगा कि फ्लावर्स जो हैं वो सजावट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए, सोशल गैदरिंग में, सोशल कल्चर्स के लिए या फंक्शंस के लिए, रिलीजियस पूजा पाठ के लिए, इन सब में यूज़ होते हैं। दे हैव always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning। चाहे किसी की खुशी का मौका हो या किसी को दुख का मौका हो तो फ्लावर्स वहाँ पर काम आते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social cultural celebration in your family। इसमें दिया गया है कि आपको पहचान होगी ऐसे फ्लावर्स की जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं ऐसे फंक्शंस में। सो टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली and embryological marvels that cites the sexual reproduction। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की जो स्टेज होती है दैट इज़ नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन। जब फ्लावर मैच्योर होने से पहले उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम इस टॉपिक में करेंगे। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that plant is going to flower has taken place। इससे पहले कि किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर उगे
उससे पहले उस प्लांट में ये डिसीजन हो जाता है कि इस टहनी के ऊपर फ्लावर उगेगा। वो कैसे? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लेड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी प्लांट होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं या प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो ब्रांच होगी इसकी टिप के ऊपर फ्लावर्स लगेंगे या इसकी टिप के ऊपर लीव्स लगेंगे। और जो फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस में लीव्स का भी अरेंजमेंट होता है और उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस में फ्लोरल बर्ड्स उगनी शुरू हो जाती हैं और वो फ्लोरल बर्ड्स जो हैं फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर्स में भी दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंड्रोशियम कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको गाइनीशियम कहा जाता है। यू वुड रिकलेक्ट दिस एंड्रोशियम कंसिस्टिंग ऑफ होल ऑफ स्टैमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम एंड्रोशियम में को कॉमन भाषा में बोलें तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज स्टैमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज गाइनीशियम। तो स्टैमन जो है दैट आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनीशियम आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर आपको एक फ्लावर की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे आप इसका डायग्राम करेंगे, डायग्राम आता है एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और फ्लावर में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाले, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये स्टैमन्स हैं और स्टैमन का जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एंथर, और स्टैमन का जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इलोंगेटेड पोर्शन है, दिस इज़ नोन एज फिलामेंट। तो स्टैमन के दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पोर्शन इज़ नोन एज एंथर और जो लॉन्ग पोर्शन है दैट इज़ नोन एज फिलामेंट। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ नोन एज फिलामेंट और दिस पोर्शन इज़ नोन एज एंथर। तो ये दिस ऑर्गन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमन। स्टैमन हैज़ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। और ये मिडिल वाला पोर्शन है, दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। जो ये लंबा वाला पोर्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल। और ये जो बेसल पोर्शन, स्वोलन पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज ओवरी। तो जिस फ्लावर में ये दोनों ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, वो फ्लावर होते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो बाईसेक्सुअल हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे अगर आप सरसों का फ्लावर देखें, मस्टर्ड फ्लावर, तो मस्टर्ड फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर आप रोज़ प्लांट में रोज़ फ्लावर देखें, रोज़ फ्लावर के पेटल्स को हटा के अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें, तो आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों दिखाई देंगे। हिबिस्कस देखें, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों दिखाई देंगे। तो ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा और क्लियर दिया हुआ है इसमें। देखिए, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बीच में लोकेटेड है, जिसको हम कहेंगे गाइनीशियम। और गाइनीशियम का मतलब कार्पल। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम। अगर हम फ्लावर को इससे बाहर जाएं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कोरोला। कोरोला मतलब पेटल्स। और कोरोला के पेटल्स हमेशा कलरफुल होंगे और बहुत ज़्यादा सेंटर्ड होंगे, जिससे कि इंसेक्ट्स या बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी पॉलिनेशन के लिए। तो पेटल्स का कलरफुल होने का एक रीज़न होता है, बिकॉज पेटल्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन, दे अट्रैक्ट बीज, इंसेक्ट्स, फ्लाइज टुवर्ड्स देम सो दैट दे कैन पॉलिनेट।
और पेटल से बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कैलेक्स होता है, जिसको हम सेपल कहते हैं। कैलेक्स इज़ नोन एज सेपल। कैलेक्स ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, कली की फॉर्म में होता है, तो ये सेपल्स जो हैं इस तरीके से बंद होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लावर ओपन होता है तो ये सेपल्स इस तरीके से ब्रेक होके ओपन हो जाते हैं और फ्लावर जो है इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये सेपल नीचे रह जाते हैं। पेटल कलरफुल अपीयरेंस देते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। और जिस पोर्शन के ऊपर ये चारों के चारों घेरे जो हैं वो बनते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल एक तरह का स्टेज होता है, इस तरह का स्टेज होता है जिसके ऊपर ये चारों घेरे, पहला घेरा आएगा कैलेक्स का जिसको हम सेपल कहेंगे, दूसरा आएगा पंखुड़ियों का जिसको हम पेटल कहेंगे, तीसरा आएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम एंथर कहेंगे, और लास्ट में जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिडल में आ जाएगा। तो इस तरीके से रिसेप्टिकल के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर बैलेंस होते हैं। रिसेप्टिकल के नीचे आता है पेडिसल। पेडिसल एक स्टॉक होता है, एक टहनी टाइप की होती है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और डिटेल में करें तो आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो पार्ट्स होते हैं। एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट इज़ कॉल्ड एंथर। एंथर इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो इलोंगेटेड पार्ट है दैट इज़ नोन एज फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट होंगे इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दीज 3 पार्ट्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं। आपको ध्यान रखना है ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, दैट इज़ नोन एज मेगास्पोरेंजिया। और ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। दिस इज़ कॉल्ड एज फीमेल गैमीट। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल होता है फीमेल गैमीट। नेक्स्ट चलेंगे हम बात करेंगे, अभी हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया है बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। स्टैमन जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं मेरी वीडियो का, और साथ साथ में अपनी बुक में लाइन टू लाइन आप पढ़कर समझ सकते हैं। Figure 2.2a shows the 2 parts of typical stamens. The long slender stalk called filament and terminal generally bilobed structure called anther. इसमें आप देखेंगे the long slender स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये बाइलोब्ड मतलब इस तरीके से लोब्स बने हैं, इसके 2 लोब्स हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम एंथर कहते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल एंड मतलब इसका जो ये वाला जो एंड है, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज़ प्रॉक्सिमल एंड, ये वाला एंड, दिस एंड, ये एंड जो है अटैच होगा थैलेमस के साथ, जो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, एंड और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फ्लावर में कितने स्टेमन्स हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो फ्लावर कौन सी स्पीशीज़ का है, कौन सी प्रजाति का है। कुछ फ्लावर्स में बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, बहुत लंबे स्टेमन्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स में बहुत कम स्टेमन्स होते हैं, नंबर 4 होता है, कुछ में 8 होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेमन वेरी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। अगर आप 3 फ्लावर तोड़ के लाएँ तो आप तीनों फ्लावर में डिफरेंस देखेंगे नंबर ऑफ स्टेमन्स का, और भी उनके स्ट्रक्चर में भी आप काफ़ी डिफरेंस
देखेंगे। द प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप 10 फ्लावर इकट्ठे करें और उनके स्टेमन्स को देखें तो आप देखोगे कि उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेकिंग नीट डायग्राम वुड इल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ। इससे आपको उनकी रेंज का पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो डिफ़र करते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बायलॉब्ड। अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म एंथर की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाने वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर की बात करें, तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मतलब उनके 2 लोब्स होते हैं, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। इन लोब्स में 2 थीका होते हैं, दे आर डाइथीकस, इसीलिए हम इनको कहते हैं डाइथीकस। 2 थीका, they known as dithecus. Often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. इस थीका को सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इस थीका को सेपरेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सटेंड हो जाता है। रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब हम बात करेंगे, अगर हम इस एंथर को, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन है, दिस इज ये होल स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। अब उसमें कहा गया है कि अगर हम इस ऊपर वाला पोर्शन एंथर, अगर हम एंथर को लॉन्गिट्यूडनली एंथर को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि उसको हम ऐसे काट दें, बीच से इस तरीके से काट दें, तो ये वाला पोर्शन अगर हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो जब हम इसको इस तरीके से काटेंगे तो यही वाला ऐसी शेप आएगी। तो ऐसी शेप में हम इसके पूरे के पूरे सेल्स को स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसके अंदर बहुत टाइप के सेल्स होंगे जो हम नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे। तो इसमें बताया गया है, often longitudinal groove runs. Let us understand various type of tissue and their organization transverse section. The bilobed nature of anther is very distinct in transverse section. The anther is 4-sided structure consisting of 4 microsporangia. इसमें बताया गया है कि जो एंथर है वो 4-sided structure होता है जिसमें 4 microsporangia होते हैं, located at the corner, 2 in each lobe. 4-sided structure, 4-sided structure आप यहाँ पे देख सकते हैं। This is 1 2 3 4, दिस इज़ 4-साइडेड स्ट्रक्चर। और इस एक स्ट्रक्चर को दिस इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, लोकेटेड एट द कॉर्नर। ये माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर पर लोकेटेड होते हैं। दीज आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। अब क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ये पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये धीरे धीरे डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और पोलन सैक में डेवलप हो जाएंगे। पोलन सैक मतलब कि इनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी, अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाएगी पोलन सैक, और उसके अंदर मैच्योर होंगे पोलन ग्रेन्स, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स भर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर जो है मैच्योर हो जाएंगे और फिल हो जाएंगे। सो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर इनटू पोलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, वो नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड हो जाएंगे, अभी बताया, थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन, और उसमें पोलन ग्रेन बनने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। एक माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स इस स्ट्रक्चर की, अगर हम इसमें से ये माइक्रोस्पोरेंजियम इसको अगर हम लें तो इसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। तो इसमें बताया गया है, ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको ए डायग्राम दिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर मतलब ये बिल्कुल नया एंथर है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है रफ सा। यहाँ पे आपको अगर हम बाहर से चले तो सबसे पहली जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी, उसके बाद दूसरी जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोथीशियम, और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी लेयर है दिस इज़ कॉल्ड मिडल लेयर, दिस इज़ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ एंडोथीशियम इज़ सेकेंड लेयर, मिडल लेयर इज़ थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर इज़ टेप्टम,
और फिफ्थ लेयर जो है दैट इज़ स्पोरोजिनस टिश्यू, और बीच में ये एक कनेक्टिव होता है जो कि पूरी लेंथ, फिलामेंट की लेंथ तक एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर आप दोबारा कर लीजिए, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस एंड उसके सेकंड वाली लेयर जो है दैट इज़ एंडोथीशियम, थर्ड लेयर इज़ मिडल लेयर, फोर्थ लेयर इज़ टेप्टम एंड फिफ्थ लेयर इज़ स्पोरोजिनस टिश्यू. This is first layer, this is endothelium is second layer, middle layer is third layer and tapetum is fourth layer and fifth is sporogenous tissue. So आपको ये डायग्राम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और दूसरा डायग्राम जो है इलेबोरेटिव, ये वाला भी आपको एग्ज़ाम में आता है, तो हम ये वाला डायग्राम भी कर लेंगे. दिस इज़ सेलुलर स्ट्रक्चर, ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है. तो सेलुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा पूछा जाता है. तो सेलुलर स्ट्रक्चर में आउटर हम सेल के स्ट्रक्चर के साथ लेयर्स बनाएंगे. तो आउटर लेयर इज़ एपिडर्मिस, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. इसके अंदर वाली लेयर इज़ कॉल्ड एंडोथीशियम, और ये जो लेयर हैं ये मिडिल लेयर हैं, और यहाँ अंदर जो हैं ये वाली जो लेयर है दिस इज़ कॉल्ड टेप्टम लेयर, ये टेप्टम लेयर है. और इसके अंदर आ जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है ये डेवलप करते हैं माइक्रोस्पोर्स, यानी पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. और इन स्पोर्स को नॉरिशमेंट देने के लिए जो लेयर होती है वो होती है टेप्टम. टेप्टम में से माइक्रोस्पोर मदर सेल अपनी नॉरिशमेंट लेते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होती है, और मियोसिस डिवीजन से पोलन ग्रेन बनते हैं, फिर मैच्योर होते हैं. मैच्योर होने के बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हो जाती है. आप देखिए ये एक ट्रांसफर सेक्शन, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है आपको, ये देखिए. और ये इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं. पोलन ग्रेन टेट्राड की फॉर्म में आते हैं. पहले चार पोलन ग्रेन एक साथ अरेंज होंगे, फिर जब ये और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो ये चार पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. ये देखिए सेपरेट पोलन ग्रेन इसमें पड़े हुए हैं. और फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है एंथर की वो ब्रेक हो जाती है. ब्रेक होने के बाद ये देखो ये मेम्ब्रेन ब्रेक हुई पड़ी है, और ये पोलन ग्रेन इसमें से रिलीज़ होकर एयर में फैल जाते हैं. तो इस तरीके से ये मैच्योर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ये जो भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम. ये माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर हम थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम दोबारा देखेंगे. In transverse section, typical microsporangium appear near circular in outline. It is generally surrounded by 4 walls. अभी मैंने करवाया कि माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल से सराउंडेड होता है. आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को एंडोथीशियम, मिडिल लेयर को हम टेप्टम कहते हैं. मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर के अंदर होती है टेप्टम. आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. जो बाहर की 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं. द आउटर 3 लेयर, जो बाहर की 3 लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं. और जब एंथर की लेयर जो है वो टूटती है तब ये पोलन को रिलीज़ करती हैं. इनरमोस्ट लेयर इज़ द टेप्टम. जो अंदर वाली लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टेप्टम. ये वाली जो लेयर है इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. टेप्टम जो है अंदर बनने वाले पोलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म. अब आपको याद रखना है, ये देखिए इसके सेल्स में ये ब्लैक कलर के डॉट दे रखे हैं. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके जो सेल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत थिक साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupy the center of the microsporangium. अब ये जो आपको स्ट्रक्चर बताया ये मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का है. अब इसमें बताया कि जब एंथर यंग होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो इसमें होमोजीनियस सेल्स, स्पोरोजिनस, इसमें एक कॉम्पैक्टली अरेंज यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है. ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में पड़ा हुआ होता है.